हेलो गाइस, शुरू करते हैं नेक्स्ट पार्ट। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चंस के थ्रू। और हमारा टारगेट है कि हम 2000 क्वेश्चंस डिस्कस करें ओवरऑल पॉलिटी में, ताकि आप एसएससी में अच्छा परफॉर्म कर पाओ, जो एग्ज़ाम जो है आई थिंक ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ये है कि क्वेश्चन नंबर 11 है। 10 तक हमने कल डिस्कस किए थे, काफ़ी हाई क्वालिटी क्वेश्चंस थे। अब हम आए हैं इस क्वेश्चन पे। तो विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपगेट रिलीजन। प्रोफेस का मतलब होता है खुद पूजा करना, खुद पूजा अर्चना करना, या जो भी नमाज पढ़ते जो भी आप। प्रैक्टिस का मतलब अगेन उसको डेली रूटीन में लाना। प्रोपगेट का मतलब दूसरे लोगों को बताना, दूसरों को बताना, धर्म का प्रचार प्रसार करना, अगर अच्छी बातें आपके पास हैं तो। किसके बारे में? धर्म के बारे में, रिलीजन के बारे में। तो ये कौन सा आर्टिकल बोलता है? ये आर्टिकल 25 बोलता है, आपको पता होगा। और आर्टिकल 25 से लेकर के 26, 27, 28 ये सारे आर्टिकल्स हैं, ये बताते हैं। ये टैक्स फ्री की बात करता है कि टैक्स नहीं लगेगा आप पे, कोई फीस लग सकती है नो डाउट, बट टैक्स नहीं लगेगा। ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं वो कैसे होंगे? रिलीजियस होंगे। अगर सरकार उसकी हेल्प कर रही है तो आर्टिकल 28 बोलता है कि मान लो एक मदरसा है और उस मदरसे को खूब सारी फंडिंग मिलती है सरकार से, तो क्या उसमें एक हिंदू बच्चा पढ़ सकता है? जी हाँ, पढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि सरकार से फंडिंग मिल रही है उसको है, और ये मदरसा इसको फोर्स नहीं कर सकता है धर्म की बातें जो है कि तुम भी नमाज पढ़ो, ऐसा नहीं बोल सकता है। अगर कोई प्राइवेट मदरसा है जो सरकार से फंडिंग नहीं ले रहा है तो वहाँ पर ये चीज़ें हो सकती हैं ऐसी, है ना। तो ये बातें, ये क्या कहता है टैक्स, कि टैक्स किसी भी धर्म पे टैक्स नहीं लगेगा। हाँ, फीस लग सकती है मेंटेनेंस के लिए। फीस इन द सेंस कि मान लो बहुत बड़ी चर्च है मान लो यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत सारे लोग विजिट करने आते हैं, तो यहाँ पर जो है ट्रैफिक जाम काफ़ी होता है। तो उसके लिए अगर फ़ीस की बात है कि तो फीस हम लगा सकते हैं, धर्म पे नहीं, इसकी प्रैक्टिस पे लगा सकते हैं कि हाँ ये चीज़ें हैं। आर्टिकल 27 का आया ये कि अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने के लिए जो हमारा जो धर्म के लोग होते हैं वो खुद मैनेज करेंगे। और आर्टिकल 25 बोलता है इंडिविजुअल राइट्स के बारे में, बोलता है कि मैं एज अ इंडिविजुअल हिंदू या एज अ इंडिविजुअल हिंदू या मुस्लिम मैं अपने धर्म को कैसे प्रैक्टिस करूं, ये मुझे कोई नहीं बताएगा, ये मैं खुद डिसाइड करूंगा। तो ठीक, आर्टिकल 25 बोलता है। 26 बता दिया, 27, 28, 29 बोलता है माइनॉरिटी अफेयर्स के लिए कि सभी को अधिकार है कि वो अपने जो है अपने लिए, चूँकि माइनॉरिटी है तो वो अपने लिए एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट बना सकता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 आ गया है कि अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पावर टू इशू रिट्स, मतलब आदेश, फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्समेंट करने के लिए अगर किसी इंसान का, किसी व्यक्ति का अगर फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है तो वो कहाँ जा सकता है? तो या तो वो हाई कोर्ट जाए या तो वो सुप्रीम कोर्ट जाए। पर हाई कोर्ट मान लो अगर मैं गया तो हाई कोर्ट बाधित नहीं है मेरी गुहार सुनने के लिए, चाहे वो सुने चाहे ना सुने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ये ड्यूटी है, ये प्राइमरी ड्यूटी है कि ये मेरा गुहार सुने और इस पर एक्शन ले। बाकी सारे काम को छोड़ करके मेरे फंडामेंटल राइट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट्स फॉर। ठीक है। तो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की पावर टू इशू रिट्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स किसके पास है? क्या केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है, केवल हाई कोर्ट के पास है, केवल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास है, या बोथ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के पास है? डी ऑप्शन सही है। बट सुप्रीम कोर्ट के पास अगर जाओगे, अगर मान लो आपका आर्टिकल 17 या आर्टिकल 21 जो भी है, आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 के बीच में जितने आर्टिकल्स हैं ये सारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जो कि पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिख रखे हैं। अगर इनमें से कोई चीज़ वायलेट होती है तो आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों। पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इसको मना कर सकता है कि नहीं सुनूंगा, मेरे पास और भी सारे काम हैं, मैं रिट नहीं इशू करूंगा।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट को अगर आप गए हो अपने फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी बनती है कि आपकी ये बात सुने। ठीक है। और आर्टिकल ये है कि 32 आर्टिकल जो है और 226, हाँ, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत आपकी गुहार सुनता है और हाई कोर्ट 226 आर्टिकल के तरह से आपकी गुहार सुनता है। और आपको पता है कि आर्टिकल 226 ये फंडामेंटल राइट नहीं है, तो आपको मना भी कर सकता है वो हाई कोर्ट की, आप मेरे पास मत आइए, मेरे पास बहुत सारे काम हैं। क्यों? क्योंकि 226 जो है वो फंडामेंटल राइट्स नहीं है। नहीं है, ठीक। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स अ पर्सन फ्रॉम डबल जेपर्डी की सेम ऑफेंस। मान लो मैंने चोरी किसी के यहाँ की, मुझे एक बार सज़ा हो गई, मैं जैसे जेल से बाहर आया, पुलिस ने कहा मैं दोबारा आपको जेल में डाल रहा हूँ। मैं कहूँगा क्यों? तो कहेंगे कि आपने चोरी की थी। अरे मैंने कहा मैं सज़ा इसकी काट चुका हूँ भाई, 2 साल मैं जेल में रहा हूँ, जैसे जेल से बाहर निकला मुझे दोबारा जेल डाल दिया गया। तो ये इसे बोलते हैं डबल जेपर्डी, कि एक ही गुनाह के लिए 2 बार आपको सज़ा मिल रही है। तो क्या ये, इस प्रैक्टिस को कौन रोकता है? और इस प्रैक्टिस के खिलाफ एक इंसान को कौन रोकता है, मतलब बचाता है? तो आपको बताना है कि आर्टिकल 20 का 2 ये आर्टिकल बताता आपको है, कंटेन्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जेपर्डी स्टार्टिंग नो पर्सन का मतलब है कि इंडियन भी प्लस फॉरेन का भी कोई इंसान अगर है वो भी, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड, कोई इंसान प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा कोर्ट में और पनिशमेंट नहीं दी जाएगी उसको फॉर द सेम ऑफेंस, कि एक ही ऑफेंस आपने जो कमिट किया है मोर देन वंस, एक बार के बाद में। दिस प्रोटेक्शन इज अवेलेबल ओनली बिफोर कोर्ट ऑफ लॉ एंड जुडिशियल ट्रिब्यूनल, डज नॉट अप्लाई टू डिपार्टमेंटल और एडमिनिस्ट्रेटिव। कि जैसे मान लो मैं किसी स्कूल में पढ़ा रहा हूँ और मैंने चोरी कहीं कर ली किसी के यहाँ, तो अब मैं जेल गया 2 साल के लिए, 2 ईयर जेल गया, और जैसे ही मैं बाहर आता हूँ तो क्या पुलिस मुझे दोबारा जेल डाल सकती है? नहीं, क्योंकि डबल जेपर्डी हो जाएगी। लेकिन जब मैं स्कूल में दोबारा आता हूँ, चूँकि मैं इस स्कूल का टीचर था, अब मैं दोबारा टीचिंग ज्वाइन करना चाहता हूँ, स्कूल बोलता है कि नहीं आप नहीं ज्वाइन कर सकते हो। मैं कहूँगा क्यों? तो बोलेंगे भैया आपने चोरी की थी। तो मैं कहूँगा चोरी की थी लेकिन इसकी मैं सज़ा काट चुका हूँ। तो सब टीचर बोलेगा नहीं, ये शोभा नहीं देता है कि मैं एक चोर को अपने यहाँ टीचर रखूँ, इसीलिए मैं आपको निकाल रहा हूँ स्कूल से। तो मैं कहूँगा यार ये तो 2 साल में सज़ा भी काट आया, फिर मैं दोबारा आप मुझे सज़ा दे रहे हो। तो ये डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है कि मतलब आप जिस विभाग में काम करते हो वो डिपार्टमेंट आपके कंडक्ट पे, आपके इथिक्स मोरालिटी पे वो एक्शन ले सकता है कि आपने ऐसा काम किया, तो इसीलिए मैं आपको निकाल रहा हूँ। ठीक है। ये केवल जुडिशियल ट्राइब्यूनल, कोर्ट ऑफ लॉ इसकी से बचाता है, बाकी सबसे नहीं बचाता है। Cultural and educational rights are managed under Article 29 to 30, specifically designed to protect the interests of, किसके इंटरेस्ट को डिज़ाइन करने के लिए बने हुए हैं? वुमेन चिल्ड्रन? जी नहीं, क्योंकि वुमेन तो अपर कास्ट में भी आते हैं, मतलब अपर के लोगों में भी आते हैं, मेजॉरिटी लोगों में भी आते हैं, मेजॉरिटी का मतलब हिंदूज़ में भी आते हैं। शेड्यूल टाइप, शेड्यूल कास्ट? जी नहीं, उनके लिए बहुत सारे और भी सारे प्रावधान हैं। रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़? जी हाँ, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। EWS तो बकवास है, क्योंकि ये तो अपर कास्ट के लोगों को, मतलब जनरल कैटेगरी के लोगों को इकोनॉमिक फाइनेंस के बेसिस पे दिया जा रहा है। नॉन रेजिडेंट इंडियन, अगेन ये भी नहीं, तो इसका ऑप्शन करेक्ट है सी। आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 प्रोटेक्ट करता है, आर्टिकल 29 प्रोटेक्ट करता है लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर, 3 चीज़ें। LSC लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर प्रोटेक्ट करता है माइनॉरिटीज़ के। मान लो आप जैन धर्म से बिलोंग करते हैं, या आप बुद्धिस्ट हैं, या आप
या आप देखिए भारत में कितने माइनॉरिटीज़ हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट में, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लिस्ट में कितने माइनॉरिटीज़ हैं? तो मुस्लिम, क्रिश्चियंस, सिख्स, जैन्स, बुद्धिस्ट, पारसीज, ये 6 माइनॉरिटीज़ हैं। ज्यूज़ माइनॉरिटीज़ नहीं हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है, वरना एग्जाम में पूछ लें कि ज्यूज़ क्या माइनॉरिटीज़ हैं, तो नहीं है। आर्टिकल 30 क्या बोलता है? आर्टिकल 30 के 2 पार्ट हैं कि ग्रांट्स माइनॉरिटीज आर राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज, तो इन दोनों पर ये लागू होता है। यहाँ पर ये है ग्रुप का राइट कि सारे सिटीजन्स का राइट माइनॉरिटीज़ में जो है, और ये राइट जो है वो इंडिविजुअल का राइट है कि कोई भी इंडिविजुअल को हम डिप्राइव नहीं करेंगे कि वो अपने लैंग्वेज कल्चर को प्रिजर्व ना कर सके। अच्छा, माइनॉरिटी की जो डेफिनेशन है वो नहीं बताई गई है किसी भी एक्ट में। माइनॉरिटी होता क्या है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में और ना ही किसी एक्ट में बताई गई क्या परिभाषा किसकी, माइनॉरिटीज़ की। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील्स विद द डेफिनेशन ऑफ टर्म स्टेट इन द कंटेक्स्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आपने देखा होगा कि स्टेट आपके फंडामेंटल राइट को डिप्राइव नहीं करेगा, तो वो क्या है, वो स्टेट क्या है, ये स्टेट की डेफिनेशन क्या आर्टिकल में संविधान में लिखी हुई है? क्योंकि माइनॉरिटी की डेफिनेशन नहीं लिखी है, तो क्या स्टेट की भी नहीं लिखी है? जी नहीं, स्टेट की डेफिनेशन बताई गई है, वो आर्टिकल 12 में बताई गई है। आर्टिकल 12 में और आर्टिकल 12 में और आर्टिकल 36 में, और दोनों में डेफिनेशन सेम है। आर्टिकल 12 डिफाइंस द स्टेट फॉर पार्ट 3 according to state includes government of India, parliament of India and its government and legislature of state, all local authorities like municipalities, panchayats and other statutory or non-statutory authorities like LIC, ONGC, GAIL। ठीक है, जितनी बैंक सारी हैं ये सारी स्टेट के अंदर आती हैं। अगर बैंक मैनेजर आपका कोई काम नहीं कर रहा है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो ये कहते हुए कि मेरा अधिकार छीना गया हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 है कि विच आर्टिकल डिक्लेयर्स दैट लॉज आर इनकंसिस्टेंट विद और इंटरगेशन विद फंडामेंटल राइट्स शैल बी वॉइड। कि मतलब फंडामेंटल राइट, मतलब कोई सरकार अगर फंडामेंटल राइट पे कानून बनाती है, मतलब कि फंडामेंटल राइट, जैसे मान लो कोई भी लॉ बना, सरकार ने कोई लॉ बनाया, हमारी पार्लियामेंट ने या स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बनाया मान लो, ठीक है, तो क्या वो वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है? जी हाँ। कब? जब वो फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करे। ये कहाँ लिखा है कि जब फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करे तो वो लॉ वॉइड होगा, मतलब कि गलत होगा? और या फिर किसी भी लॉ का ऊपर वाला हिस्सा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नीचे वाला हिस्सा जो है वो फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर रहा है, तो ये कहाँ लिखा है? तो आर्टिकल 13 में लिखा है। ठीक। और आर्टिकल 32 बोलता है फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, ये नहीं बोला है, केवल सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये कहाँ बोला हाई कोर्ट जा सकते हैं? तो ये आर्टिकल 226 में लिखा है कि आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 131 बोलता है कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन
सुप्रीम कोर्ट का कि वो वाले केसेस जो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं जिनके लिए, तो उसको बोलते हैं जुरिस्डिक्शन, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, कि सुप्रीम कोर्ट का उस केस में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। ठीक। फिर आर्टिकल 143 सलाह के लिए बोलता है। आर्टिकल 368 बोलता है अमेंडमेंट। को वारंटो बोल इशूड बाय कोर्ट टू, किसके लिए बोलता है? तो ये को वारंटो बोलता है कि जैसे मान लो मैं हूँ और मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में गया और मैंने कहा मैं ही डीएम हूँ, और मैं वहाँ पे गया और मैं यहाँ पे आदेश ऑर्डर पास करने लगा कि ये बनाओ, वो करो, दुनिया भर की बात करो। तो अगर कोई भी आदमी चाहे या सुप्रीम कोर्ट खुद चाहे सुओ मोटो का मतलब होता है अपने आप से, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये बोल सकता है कि भैया, हाँ भैया, किस अधिकार से आप डीएम हो? ना ही आपने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया है, ना ही आपने आईएएस हो, ना ही आप पीसीएस हो, तो किस अधिकार से आप डीएम हो? तो ये पूछ सकता है को वारंटो के तहत। ये किस में आएगा कि इंक्वायर इनटू लीगैलिटी ऑफ क्लेम ऑफ अ पर्सन टू होल्ड पब्लिक ऑफिस। डी इसका राइट आंसर है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इलीगली अगर डिटेन किया गया है तो ये किस में आता है? अगर मान लो कोई बिना लॉ के तहत पुलिस ने अगर, या किसी इंसान ने, प्राइवेट इंडिविजुअल ने या किसी इंसान ने इसी इंसान को अगर डिटेन किया हुआ है तो वो हैबियस कॉर्पस के तहत आएगा। प्रिवेंट अ लोअर कोर्ट फ्रॉम एक्सीडिंग जुरिस्डिक्शन, वो किस में आएगा? प्रोहिबिशन में आएगा, मना करना। क्वाश एन ऑर्डर ऑलरेडी पास्ड बाय लोअर कोर्ट, लोअर कोर्ट ने अगर ऑर्डर पास किया है तो जो कि इलीगल था तो उसको बोलेंगे सर्शियोररी। अब प्रिवेंट अ लोअर कोर्ट का मतलब यह है कि एक लोअर कोर्ट में एक केस पेंडिंग चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट चाहे तो ये कह सकती है कि भैया आप प्रोसीडिंग आगे मत करना। इस कोर्ट को बोल सकता है सुप्रीम कोर्ट। क्यों? या हाई कोर्ट भी बोल सकता है कि मत करना। क्यों? क्योंकि ये आप के अधिकार में नहीं है। ठीक है। या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट वो केस अपने पास ट्रांसफ़र करना चाह रहा हो तो ये भी बोल सकता है, प्रोहिबिट कर सकता है उसको, मना कर सकता है उसको कि आप मत करिएगा, मैं करूँगा। ठीक है। और डायरेक्ट अ पब्लिक ऑफिशियल टू परफॉर्म हिज ड्यूटी, ये क्या होता है? ये होता है मैंडेमस। आर्टिकल 18 क्वेश्चन नंबर 18 है ये। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जैसे कि यूपीएससी का मान लो अपने फॉर्म भरा या एसएससी का फॉर्म भरा, तो ये पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, बिकॉज इसमें कोई प्राइवेट कंपनी तो है नहीं है, सरकार की चीज़ें भाई हैं। तो ये किस बात करता है? तो ये आर्टिकल 16 इसके बारे में बात करता है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर्स रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर स्टेट। इट प्रोहिबिट्स एंड डिस्क्रिमिनेट्स ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट। ये केवल 7 ग्राउंड पे बात प्रोहिबिट करता है, आपको मना करता है। अगर आर्टिकल 15 में देखा जाए तो आपकी मनाही है रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। 1 2 3 4 5 ग्राउंड्स हैं। लेकिन आर्टिकल जब 16 की बात आती है तो उसमें कितने ग्राउंड्स हैं? 7 ग्राउंड्स हैं। 5 तो ये वाले, 2 और हैं, डिसेंट, एक डिसेंट हो गया, और दूसरा क्या है? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ।
एक हो गया डिसेंट और दूसरा क्या होता है, ये आपको बताना है। दूसरा होता है रेजिडेंस, कि 7 ग्राउंड होते हैं, कि छठा ये ग्राउंड है और 7वां ये ग्राउंड है, तो इस पर हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, बाकी किसी भी ग्राउंड पे कर सकते हैं। कि आर्टिकल जो 16 है उसमें 7 चीज़ों पर मनाही है कि आप 7 पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो, बाकियों पे आप डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो, है ना। जैसे एज पे कर सकते हो, जैसे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मान लो यूपीएससी की एज ही 21 साल या एसएससी में एज ही एक फिक्स होती है। तो अब कोई 12 साल का लड़का आए, अब वो कहे मुझे एसएससी का एग्ज़ाम देना है, तो सरकार मना कर देगी, बिकॉज तो वो लड़का बोलेगा यार तुम तो मुझे डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो। तो हाँ कर सकते हैं, बिकॉज एज के ग्राउंड पे कर सकते हैं, इन 7 बैकग्राउंड पे नहीं कर सकते हैं, लेकिन 7वां 8वां बैकग्राउंड तो कर सकते हैं ना, उस पर हम डिस्क्रिमिनेट। वैसे यहाँ पे 5 ग्राउंड पे हम नहीं कर सकते, बाकी 6th ग्राउंड पे हम कर सकते हैं डिस्क्रिमिनेट, ठीक है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन कंपेलिंग अ पर्सन टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ इज प्रोवाइडेड अंडर विच आर्टिकल। तो आर्टिकल 20 का 3 है कि मान लो मुझे पुलिस अरेस्ट करके ले गई और मैं जेल में थाने चौकी में हूँ और पुलिस मुझे धमकी दे रही है कि तुम कबूल करो कि तुमने ही ये जुर्म किया है। तो मैं कैसे कबूल करूँ भाई, ये मैंने किया नहीं है। तो अगर मान लो आपने कबूल भी कर लिया तब भी ये सुप्रीम कोर्ट में मान्य नहीं है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट जानता है कि पुलिस वालों ने धमकाया होगा इसको, ठीक है। तो ये सेल्फ इनक्रिमिनेशन का मतलब है कि खुद के खिलाफ सबूत देना, खुद के खिलाफ सबूत देना, इसे बोलते हैं सेल्फ इनक्रिमिनेशन। तो ये आर्टिकल 20 के 3 के तहत प्रोटेक्टेड है, ये इम्यूनिटी देता है, ये बचाव करता है। And it states that no person accused of any offense shall be compelled to be witness against himself. This protection extends to both oral and documentary evidence, but does not cover any compulsory production of materials or thumb impressions. कि थंब इम्प्रेशन वगैरह जो बदलता नहीं है तो उसका वो लिया जा सकता है, ठीक है। फिंगरप्रिंटिंग, मान लो मैंने किसी का रेप कर दिया तो उसके हिसाब से मेरे फिंगरप्रिंट्स लिए जा सकते हैं, बिकॉज फिंगरप्रिंट्स वॉलेंटरी नहीं है, फिंगरप्रिंट्स तो बॉडी के चिन्ह है, तो उसमें तो कुछ बदलाव होने वाला नहीं है, ठीक है। इसीलिए आर्टिकल 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिशेस, खत्म करता है, डिलीट करता है। इंश्योर्स सोशल इक्वालिटी एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सेप्शन टू दिस रूल, कि बाकी सारे हैं, कि एक्सेप्शन कौन है। तो हेरिडिटरी टाइटल्स ऑफ नोबिलिटी, राजा महाराजा के जो टाइटल्स थे, कि आज भी लोग उसे बोलते हैं, इसको संविधान नहीं मानता। राय बहादुर, खान बहादुर, इसको भी नहीं मानता। मिलिट्री टाइटल्स, कि आप ब्रिगेडियर हो, आप जनरल हो, आप कमांडर इन चीफ हो, तो बिल्कुल इसको सरकार मानती है, मतलब संविधान मानता है। टाइटल्स कन्फर्ड बाय फॉरेन स्टेट्स विदाउट प्रेसिडेंट, इसको भी सरकार नहीं मानता है। अगर आपने प्रेसिडेंट की कंसेंट ले करके फॉरेन से अगर आपने अवार्ड लिया है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप बिना प्रेसिडेंट की अगर आपने कंसेंट से फॉरेन का अगर आपने लिया तो क्या उसको कन्फर्म मानता है? नहीं मानेगा ये। मान लो मैं इंडियन हूँ और मुझे पाकिस्तान बोले कि आयुष जी या मोहित जी, ये नरेंद्र मोदी से कहे कि आइए मैं आपको हिलाले पाकिस्तान अवार्ड देता हूँ, हिलाले पाकिस्तान अवार्ड देता हूँ, ठीक है। अब वो ले सकते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट की पहले अनुमति लेनी पड़ेगी, तभी आप ले सकते हो, अदरवाइज आप नहीं ले सकते हो। जमींदारी टाइटल्स भी नहीं एक्सेप्ट कर सकते हो। तो सी इज़ दी ओनली करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और देखिए जो सी वाला है मिलिट्री एकेडमिक्स और डिस्टिंक्शन, इसमें डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS ये सब टाइटल्स जो हैं, जो आपने खुद मेहनत करके पढ़ाई करके प्राप्त किए हैं वो अलाउड है सिर्फ, बाकी कोई नहीं।